झूठे दहेज केस से कैसे निकलें और कैसे अपने परिवार को बरी करवाएं, तो आप भी दो ट्रिक यूज कर सकते हो जैसे इस केस के अंदर इन भाई साहब ने किया है और कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है जी। ये केस अभी का है, 22 जनवरी 2026 की जजमेंट है। और वो दो ट्रिक है कौन सी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली ट्रिक ये है कि अगर अभी तक आपका मैटर जो पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, यानी अगर आपकी वाइफ ने कोई एप्लीकेशन दिया आपके खिलाफ और आपके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको 3-4 चीजों पर गौर फरमाना है। पहली चीज तो जो उसने आरोप लगाए हैं, अगर वो सिर्फ सामान्य आरोप है, सामान्य आरोप का मतलब है जो घर घर की जो कहानी होती है, अगर ऐसे उसने कुछ आरोप लगाए तो वो केस आपके ऊपर से टल जाएगा, आपके परिवार के ऊपर से भी टल जाएगा। क्योंकि जजमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो यही कहती है कि अगर सिर्फ एक घर घर की कहानी यानी कि उसने पेश कर रखी एप्लीकेशन के अंदर, तो दहेज का केस नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर उसने उन रिश्तेदारों का नाम लिखवा रखा है जी उस पिटीशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, जिन रिश्तेदारों के साथ वो कभी रही ही नहीं है, या फिर लड़का लड़की जो हस्बैंड वाइफ जो वो कभी अलग रह रहे हैं, अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, या फिर जो उनकी ननद है जीजा वो बहुत दूर रह रहे हैं, उनका नाम अगर लिखवा रखा है, तो उनका नाम अगर लिखवा रखा है तो पूरी एप्लीकेशन जो है वो पूरी की पूरी क्वेश हो जाएगी, यानी पूरा केस जो वो झूठा मान लिया जाता है। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो आप इस झंझट से जो है बच सकते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर बता दी, कोई भी जो उसने इंसिडेंट बताया है, घटना बताई है कि भाई इन्होंने मेरे को पीटा है, इन्होंने मेरे से दहेज मांगा है, इन्होंने मेरे साथ ये किया है, अगर उस घटना का समय उसके पास में नहीं है, कोई टाइम उसके पास, कोई दिन उसके पास में नहीं है, कोई महीना उसके पास में नहीं है, या उस चीज का अगर कोई सबूत उसके पास में नहीं है, तो वो मामला भी जो है वो आपके ऊपर से टल जाएगा। और एक सबसे अहम चीज, अगर उसने उस एप्लीकेशन के अंदर स्पेशली उन आइटमों का जिक्र उसने किया है जो शादी के टाइम पे लेके आई थी। काफी सारी लड़कियां यही कहती है कि मैं शादी के टाइम पे इतना सोना और ये जो कूलर, वॉशिंग मशीन, ऐसी जो भी है, मैं ये सामान लेके आई थी और इन लोगों ने मेरे से मांगा था। तो अगर वो सामान लिखवा रखा है तो दहेज केस में वो नहीं आएगा जी, तो उस सामान को भी दहेज केस में नहीं माना गया है। अब ये चीज मैं आपको बता क्यों रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ऐसे आरोप लगाए गए हैं और अभी तक मामला पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो ये सारा मामला जो क्वेश्चन के लायक है जी। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर एफआईआर बन चुकी है और पुलिस जो आपके खिलाफ आगे कार्रवाई कर रही है, यानी कि चार्जशीट बनाने की कोशिश कर रही है, तब आप अपने स्टेट की हाई कोर्ट में जाओ और वहां पे एक सेक्शन बताता हूं आपको, सीआरपीसी का 482 नए कानून के अंदर बन जाएगा ये 528 BNSS। इसके तहत में आप क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगाओ। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी ऐसी चीजें उसने मेंशन की है, तो अगर ऐसी चीजें मेंशन है तो वो मामला जो क्वेश्चन होने के लायक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका मामला जो है वो जा चुका है जी कोर्ट के अंदर, यानी कि आपकी चार्जशीट पेश हो चुकी है, अब चार्जशीट पेश होने के बाद आपको क्या करना है, और मामला अगर कुछ ऐसा ही है, तो पहला तरीका तो यही कि आप कोर्ट में चार्जशीट जाने के बाद भी जो है 482 या 528 के तहत में हाई कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर आप वहां पे जाओ तो साथ में स्टे एप्लीकेशन जरूर लगवा लेना उस केस के साथ में हाई कोर्ट के अंदर, ताकि जो नीचे वाली कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहा है उसके ऊपर स्टे आपका आ जाए, ये ध्यान रखना। दूसरा काम जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर चार्जशीट पेश हो चुकी है तो चार्जशीट में पहला काम तो यही है, आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा, एक जो है जिस दिन आपके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है उस दिन से लेकर 60 दिन तक आप जो है अपने खिलाफ में अपने नाम निकलवाने के लिए एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हो जी। आप अपना नाम निकलवाने के लिए अपने माँ बाप का, अपने जीजा, अपनी बहन, आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनका नाम निकलवाने के लिए आप एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। ये चार्जशीट जाने के बाद का प्रोसीजर है। तो आप चार्जशीट जाने के बाद भी दो काम कर सकते हो, तो 482 वाला और एक जो डिस्चार्ज, ये सिर्फ 60 दिन के अंदर लगती है, ये प्रोसीजर है। इसमें अगर आप सबूत दे देते हो या फिर आप साबित कर देते हो कि ये सिर्फ सामान्य आरोप है और इसके साथ में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, या फिर इस लड़की के पास में इनसे जो कोई सबूत नहीं है, तो उसमें आपका और आपके परिवार का जो है नाम कट सकता है, मुकदमा आपसे टल सकता है। अब इस जजमेंट का देख लेते हैं भाई साहब ने कैसे यूज किया है और आप कैसे यूज कर सकते हो। एक चीज और मेरे दिमाग में आ गई, अगर आपके भी परिवार का के लोगों का नाम अगर दहेज की एप्लीकेशन के अंदर लिखवा रखा है, आप अपने परिवार के लोगों का नाम अगर कटवा रहे हो, आप अगर हाई कोर्ट जा रहे हो, तो 3 जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अचीव गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2024 की। इसके अंदर भी हाई कोर्ट ने यही गाइडलाइन दी है कि भाई परिवार के लोगों का नाम काटो, उनको बेवजह तंग परेशान मत करो। इसके अलावा एक जजमेंट है प्रीति गुप्ता नाम से। प्रीति गुप्ता के अंदर भी यही बताया कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जो उनके साथ कभी रहा ही नहीं था हस्बैंड वाइफ के साथ में, या वो उनके साथ में नहीं रहे थे, तो उनका नाम अगर इन्वॉल्व है तो उनका नाम भी निकालो। एक जजमेंट है 2024 की दारा लक्ष्मी नाम से। दारा लक्ष्मी की जजमेंट के अंदर भी उसका पैरा नंबर 32, 33, 34 है मेरे ख्याल से, ये भी 2024 की जजमेंट है। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइन दी है कि रिश्तेदारों का अगर नाम है तो उनका नाम जो है
काटो। तो आप ऐसी जजमेंट का यूज कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। अब इस केस में आपको मैं दिखा देता हूं इन भाई साहब ने कैसे दिमाग लगाया है और कैसे इन्होंने अपने अपने आप को बरी करवा लिया है जी। ये जो जजमेंट है ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है 22 जनवरी 2026 की। अब आगे देखते हैं हुआ क्या था, देखो। और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और आपका भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप कमेंट कर दें, मैं आपके लिए भी ऐसी वीडियो बना के दे दूंगा। देखो, इनकी जो शादी है वो 19 मार्च सॉरी इनकी जो शादी वो 6 मार्च 1997 को हुई थी और मुकदमा जो लगा था वो लगा था 19 मार्च 2002 को। इतना पुराना मैटर है। और ये जो मुकदमा दर्ज करवाया है ये करवाया था लड़की के पिता ने। क्यों? क्योंकि लड़की की डेथ हो चुकी है और उन्होंने कहा कि इनके साथ में डाउरी डेथ हुई है। अब आगे देखो, उन्होंने बताया कि भाई मेरे बेटे के ऊपर काफ़ी अत्याचार होते थे, उसने काफ़ी बार मेरे को बताया है, लेकिन हमने हर बार क्या किया, सुलह समझौते की कोशिश की कि भाई इनका घर बस जाए। पहले कोई शिकायत इसलिए हमने जो है दर्ज नहीं करवाई थी। और दामाद और उसके माता पिता ने भी क्या किया, काफी बार उनके ऊपर हमला किया है। और एक दिन यानी कि 15 अप्रैल 2002 को सुबह 4:30 बजे काशीनाथ शाह नामक एक स्थानीय व्यक्ति उसके घर आया और उसने बताया कि बेटी अपने ससुराल में जली हुई हालत में पड़ी है। और शिकायतकर्ता उसका छोटा भाई और अन्य लोग बेटी के ससुराल गए और उसके पहली मंजिल पर उसको जली हुई हालत में देखा। भाई उसकी दर्दनाक मौत जो है वो हो चुकी थी। और उसने कहा कि इन लोगों ने मेरी बेटी को हॉस्पिटल भी ये लोग जो है नहीं लेके गए और घंटों में उसकी बेटी की क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई। और फिर उसके खिलाफ क्या लगा दिया, यानी कि दामाद और उसके परिवार के खिलाफ में 498A का मुकदमा आ गया, 304B दहेज मृत्यु के लिए आ गया, 420B का मुकदमा आ गया। और फिर ये 34 का मुकदमा, 34 यानी कि एक से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तब ये मुकदमा जो है वो लग जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है उन लोगों ने भाई सब ने मना कर दिया कि हमने कोई ऐसे कुछ किया नहीं है। लेकिन फिर क्या हो गया, मुकदमा शुरू हो गया। और मुकदमा शुरू होने के बाद जो है फिर 7 गवाह पेश किए गए और उन 7 गवाहों की गवाही से पता चला कि कोई दहेज मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन दहेज के लिए तंग परेशान किया है। इसलिए 498 के तहत दोष सिद्ध का आरोप आदेश जो है वो पारित किया जाता है और 304B के और धारा 34 के आरोप से बरी कर दिया जाता है। 34 में कौन था, सास ससुर थे। 34 कब लगती है, जब एक से ज्यादा उस केस में इन्वॉल्व लोग हो, उनको बरी कर दिया। और 304B से बरी कर दिया। सिर्फ हस्बैंड के ऊपर क्या रखा, 498A का मुकदमा रखा। हालांकि लड़की की जो है डेथ हो चुकी है। उसके बाद में जो लड़का था उसके माँ बाप का भी क्या हो गया जी, डेथ हो गई है। अब लड़का आया हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन के लिए 528 का यूज करके। जो सेक्शन मैंने आपको बताया था ना, उसी सेक्शन के तहत में ये भाई साहब भी आए हैं और ये 528 का यूज करके अब यहाँ पे आए हैं। अब देखो आगे हुआ क्या, आगे देख लेते हैं आगे। अब इसके बाद में अतः प्रश्न उठता है, क्या विवाह के समय या उसके बाद किसी भी समय दी गई किसी प्रकार की वस्तु या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आएगी? शादी के टाइम पे जो सामान दिया गया था क्या वो दहेज के अंदर आता है? तो विद्वान अधिवक्ता ने रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, एक ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसका हवाला दिया कि माननीय न्यायालय ने यह माना कि दूल्हे या उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदारों द्वारा दुल्हन या उसके माता पिता रिश्तेदार से धन या मूल्यवान प्रतिभूति कोई भी मांग या उसके विपरीत दहेज निषेध अधिनियम के तहत दायरे में नहीं आती है। तो शादी के टाइम जो भी सामान दिया गया है, अगर वो उसने एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करवा रखा कि ये सामान लोगों ने मांगा था, वो दहेज के अंदर नहीं आता है। ये इस जजमेंट के अंदर इसका जो है जवाब दिया गया है। यह भी कहा गया है कि विवाह के बदले दहेज देना निषेध है। भाई हाँ, मानते हैं। और मित्र और रिश्तेदार द्वारा दुल्हन या दुल्हन के पारंपरिक उपहार देना भी प्रतिबद्ध है, यानी कोई गिफ्ट ऐसे नहीं दे सकता है। लेकिन इस प्रकार स्वैच्छिक उपहार जो विवाह के प्रतिफल के रूप में नहीं बल्कि प्रेम, स्नेह या सम्मान के कारण दिए जाते हैं। कुछ लोग जो उपहार देते हैं वो बदला ताड़ने के लिए देते हैं। इसने मेरी बेटी के शादी में एक कूलर दिया था तो ले भाई बदले में कूलर ले ले, है ना, वो जो है वो मनाही है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से इच्छा से कुछ भी दे, गिफ्ट में तो कुछ भी दे, तो उन सारों को क्या माना जाता है जी, गिफ्ट माना जाता है, उनको दहेज नहीं माना जाता है। और ये चीज़ कहाँ क्लियर हुई, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। तो जो शादी के टाइम जो सामान दिया गया है उसको दहेज नहीं माना जाएगा। आगे देख लेते हैं अब आगे हुआ क्या। आगे अब इसी कोर्ट ने यह बताया, मूल जांच अधिकारी की अनुपस्थिति में इस प्रकार की जलने की चोट के कारण आरोपियों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। हालांकि यानी कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि उसको जलाया किसने था, उसके हस्बैंड ने जलाया था, उसके सास ससुर ने जलाया था, ऐसी कोई जानकारी, कोई भी सबूत जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए इस बात पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलकर्ता को उसी तिथि पर पीड़िता के साथ जलने की कोई चोट नहीं आई थी। तभी सभी तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता को
उस हद तक शारीरिक या मानसिक यातना दी गई थी जिसके कारण उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। घटना स्थल का उल्लेख नहीं किया गया। घटना के बाद एफआईआर में नामित किसी भी आरोपी ने परिसर नहीं छोड़ा है। यानी कि एक तो उस लड़की के शरीर के ऊपर किसी भी तरह की चोट नहीं पाई गई है कि भाई या तो इसको पहले पीटा गया हो, मारा गया हो, उसके बाद फिर इसने तंग परेशान होकर सुसाइड किया है, अपने आप को आग लगाई है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति उस घर को छोड़ के नहीं भागा। कई बार होता है ना कि घर को छोड़ के भागे, फिर तो शक के दायरे में आ जाएंगे वो भागा क्यों है, इसीलिए भागा क्योंकि वो खोट में, लेकिन कोई वहां से नहीं भागा। घटनास्थल पर और ना ही कोई घटनास्थल मौजूद है कि किस जगह पे ये जो है ऐसा इंसिडेंट हुआ था। पीड़िता को अस्पताल न ले जाने ही आरोपियों के विरुद्ध संदेह पैदा करने का कारण नहीं है। लड़की के पिता ने कहा कि ये मेरी बेटी को जो है वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए। अस्पताल न ले जाना ही आरोपियों के विरुद्ध संदेह पैदा करने का नहीं हो सकता कि भाई ये हॉस्पिटल नहीं लेके गए इसलिए इन्होंने ही मारी है। अब सामने वाले ने इसके सबूत दे दिए कि हम इसको हॉस्पिटल लेके गए थे। उन्होंने जानबूझकर उसे अस्पताल नहीं ले जाया, जबकि पति को भी चोट लगी है। अपीलकर्ता की मां की गवाही से पता चला कि सह आरोपी उमा के शव को अस्पताल ले जाते समय उसके पैरों में चोट लगी थी और यह डॉक्टर के बयान से भी मेल खाता है। लड़की के फादर साहब ने कहा कि ये लोग मेरी बेटी को हॉस्पिटल नहीं लेके गए इसलिए इन्होंने ही जलाई है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, हम लेके गए थे, मेरे पाँव पे चोट भी आई है और डॉक्टर ने भी गवाही दे दिया कि हाँ ये लोग इसको लेके आए थे। तो वो जो है वो बात भी झूठी होगी। डायरी के पन्नों से पीड़िता की मानसिक स्थिति का भी पता चलता कि जिससे शायद अपने ससुराल वालों और पति से भी अपनी अपेक्षा के अनुरूप सम्मान नहीं मिला था। हालांकि उसने अपने नाबालिग बच्चे को देखते हुए आत्महत्या करने का इरादा नहीं किया था, फिर भी उसने 2 महीने के भीतर आत्महत्या कर ली, जो एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्ण विचार करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी द्वारा पीड़िता पर इस तरह क्रूरता की गई थी। यानी कि लड़की के जो फादर साहब थे वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि मेरी लड़की के साथ जो है क्रूरल्टी हुई थी। वो इस बात का कोई भी सबूत नहीं दे सके, और अगर सबूत नहीं दे सके तो वो क्रूरल्टी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे सबूत जरूरी चीज़ होगी, ना उनके पास में कोई घटना है। ठीक है, रिश्तेदारों का नाम इस केस में पहले ही काट दिया गया। आपको कटवाना तो मैं आपको 3 जजमेंट जो है मैं आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़ और इस केस के बारे में आपको बता देता हूँ, एक अच्छी जजमेंट ये भी है। एक चीज़ और भी आपको मैं बता देता हूँ इसी केस के बारे में, जिसको पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ लेना है केस। लेकिन दरअसल हुआ क्या था, लड़का जो था वो कहीं ट्यूशन पढ़ाता था ये, और इनकी वाइफ जो थी वो इनसे परेशान थी कि मेरे हस्बैंड शाम को लेट आते हैं, तो उस करके इन दोनों के बीच में तू मैं होती थी, और उस करके शायद जो है ऐसा कुछ हुआ। इस जजमेंट के अंदर लिखा है। चरण सिंह वर्सेज उत्तराखंड राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, माना कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर वैवाहिक घर में मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु मात्र उनकी अगर डेथ हुई है तो उसको हम 304B और 498 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इफ एनी केस, अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी की डेथ हो भी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने उससे दहेज ही मांगा होगा या फिर दहेज के लिए ही वो मृत्यु हुई है, और तरीके से भी जो उसकी डेथ हो सकती है। यदि क्रूरता या उत्पीड़न मृत्यु से ठीक पहले साबित नहीं होती तो, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उस डेथ से पहले उसके साथ में क्या हुई थी, कोई किसी भी तरह की क्रूरल्टी हुई थी। और इस केस में उनके फादर साहब जो है वो ऐसी क्रूरल्टी प्रूफ नहीं कर पाए। और अतः हुआ क्या, अतः दोष सिद्धि का निर्णय और आदेश निरस्त किया जाता है और अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। यदि अपीलकर्ता पर कोई जमानत बॉन्ड है तो उसे BNSS की धारा 481 के तहत उससे भी मुक्त किया जाता है, यानी कि उससे अब उसकी जमानत भी वापस दी जाती है और उसको बरी भी कर दिया जाता है। ये जजमेंट है 22 जनवरी 2026 की, कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है ये। ठीक है, तो इसके अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया गया, जिसको केस देखना वो केस देख लेना भाई। ठीक है, इस नाम से केस है। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, आपको भी अगर अपने परिवार का नाम निकालना है, जो प्रोसीजर मैंने बताया है आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। अब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि यार ऐसे में कुछ नहीं होता, अभी जो हमने केस देखा है इस केस में भी तो किसी वकील साहब ने ऐसा ही काम किया होगा, है ना। मतलब जो चीज़ है वो होती है, करने का एक तरीका है, एक नॉलेज है। तो इस केस में देखो इन वकील साहब ने एक अच्छी नॉलेज थी, इन्होंने क्या किया, बंदे को बरी करवा दिया। प्रोसीजर यही है, आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में या उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला, आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका रिप्लाई आपको ऐसे ही बना के दे दूंगा, अगर आप भी किसी केस में उलझे हुए हैं तो। थैंक यू।